लेके बैठे हुए हैं, आवेदन लेके 6 महीना से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कल की परिदृश्य में कहिएगा कि मैंने सरकारी कर्मी कर दिया और शिक्षक मुझे वोट नहीं दिया। ये बात की चर्चा होने लगेगी चुनाव के बाद। लेकिन यह कोई चर्चा नहीं करेगा कि एक ऐसे अधिकारी को आपने बैठा दिया जिसने सरकार ने नियमावली बनवाई और उस नियमावली को साल भर तक लटका के वैसे पदाधिकारी ने रख दिया। आप ऐसे पदाधिकारी को बैठा दिए कि 6 महीना अपने ही वेतन लेने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, और यह सारा गुस्सा जो है कि सब वोट का गुस्सा जो है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो हम लोग तो कहेंगे कि सरकार के स्तर से जितने भी उच्च स्तरीय लोग हैं उनको इन बातों को चर्चा करनी चाहिए, गहन चिंता करनी चाहिए। नमस्कार, टॉक टू संतोष में आप सबों का स्वागत है। देखिए, टॉक टू संतोष कार्यक्रम पूरी तौर पर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक तौर पर बातचीत भी एजुकेशन को लेकर ही होगी। और इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रहा है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। हालांकि शुरुआती दौर से ही हम उस मुद्दे को लेकर, खास करके तबादले के मुद्दे को लेकर काफ़ी ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को हमने देख रहे हैं लगातार। उसको लेकर शिक्षकों को ये शिकायत भी रही है कि तबादला नहीं चाहते हैं संतोष जी। सवाल तबादला चाहने नहीं चाहने से है, सवाल है कि कोई भी चीज़ कानून के अनुसार चलेगा, कोई भी चीज़ सिस्टम के अनुसार चलेगा, कोई भी बात नियमावली के अनुसार चलेगा, मनमानी किसी की नहीं चलेगी। हम जब कभी सवाल खड़ा किए हैं तो मनमानी पर सवाल खड़ा किए, चाहे वो पाठक रहे हैं उस दौर में भी या सिद्धार्थ हैं इनके दौर में भी। मनमानी अराजकता पैदा करता है, मनमानी लूट का एक रास्ता दिखाता है, इसलिए हम उस मुद्दे पर हम सवाल करते हैं। तो एक बार फिर से एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो मुद्दा कहीं न कहीं अराजकता की तरफ संकेत कर रहा है। अराजकता इस वजह से कि तबादले में कभी, वो भी सरकार कर्मी के तबादले, कभी किसी के मोबाइल के मैसेज के सहारे कभी नहीं हुआ है, और ये पारदर्शिता को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। और जब पारदर्शिता में बात अगर आती है कि पारदर्शिता पर कहीं सवाल खड़ा होता है, मतलब कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है। तो जब अंदर खाने में चलने की बात होती है तो फिर सवाल उठना लाजमी है, कहीं कुछ डील तो नहीं हो रहा। हमारे साथ शिक्षक नेता भी हैं, लगातार हम लोग बातचीत भी करते रहते हैं। और आनंद पुष्कर जी से हम जानना चाहेंगे कि आनंद पुष्कर जी, ये जो तबादला हो रहा है, जिस तरीके से अब मतलब इस शिक्षा कोष कोई सरकार का अधिकृत पोर्टल नहीं है, मतलब शिक्षा विभाग एक पोर्टल, उस पोर्टल को सिर्फ शिक्षक देख सकते हैं। तबादले में इस तरीके का गुपचुप तरीका अख्तियार करना, क्या लगता है आपको? देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देंगे जो एक बिहार के सबसे ज्वलंत मुद्दे जो शिक्षा विभाग के हैं स्थानांतरण के, ये स्थानांतरण के मुद्दे समझिए कि 17-18 वर्षों से लगातार, जब से 2006 से शिक्षकों की बहाली हुई तब से यह मुद्दा चर्चा में आ चुका था। और मुझे ज्ञात है कि सरकार ने कई बार विधान परिषद में भी स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के सवाल पे कई बार डिपार्टमेंट ने भी कहा, 2020 से इसकी चर्चाएं और तेज गति से पकड़ ली, और बार बार वो डिपार्टमेंट कहा कि मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग करेंगे। लेकिन संजोग रहा कि आज की परिदृश्य में जब नई नियमावली बनी, विशिष्ट शिक्षक की नियमावली बनी, अध्यापक नियुक्ति नियमावली बनी, और उसके सुसंगत नियम संगत के साथ जितने भी शिक्षक जो अभी शिक्षा विभाग में आए हैं, जिन लोगों ने योगदान किया, आप तो लगातार देखे होंगे कि जो पूर्व के अपर मुख्य सचिव थे पाठक जी, उनके काल में भी लगातार आप इन सवालों को उठा रहे थे, क्योंकि शिक्षकों का, महिलाओं का, दिव्यांगों का भी पदस्थापन काफ़ी दूर दूर हो गया था, एक समस्या थी। चलिए, एक पहल अच्छी थी कि सरकार ने एक सोचा कि हम स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, और इस माते एक स्पेशल ट्रांसफ़र प्रोविज़न जो है शिक्षा विभाग ने अपने सामने लाया, और उसके मातहत 1,90,000 शिक्षकों ने अपने आवेदन को दिया। और आप एक बात की चर्चा बिल्कुल सही कहे कि जो भी प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रिया में समझिए कि सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, कि पब्लिक डोमेन में सारी बातें आती हैं कि किस प्रक्रिया के माध्यम से, किस नियमावली के माध्यम से, किस नियम के माध्यम से हम स्थानांतरण की प्रक्रिया को करेंगे, तभी जाके उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। और जब यह स्थानांतरण की पॉलिसी बन रही थी तो मैंने
4-5 बिंदु को सुझाव जाके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन बातों पे विचार किया, जैसे महिला का, दिव्यांग का, पति पत्नी का या मानवीय आधार पे लोगों का स्थानांतरण की पॉलिसी बनाई गई। लेकिन आज की परिदृश्य में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है संतोष जी। मैं तो देख रहा हूं कि जो अभी के परिदृश्य में जो शिक्षा विभाग के कर्ता धर्ता जो पदाधिकारी हैं, मुफस्सिल के पदाधिकारी हैं, उन लोगों की प्रक्रियाओं को मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनकी प्रक्रियाएं ऐसी बन गई है, इतने उस प्रक्रियाओं में उन लोगों ने उलझन पैदा कर दिया है कि सारी चीज़ें आज भी उलझी हुई है। आपने कहा कि भैया मैं 1,90,000 लोगों का दरखास्त प्राप्त कर चुका हूं। बार बार आप मीडिया में और पब्लिक डोमेन में आके एक गाइडलाइन आप देते रहते हैं कि मैं इस दिन में इतने लोगों का कर दूंगा, इस दिन में इतने लोगों का कर दूंगा। तो जो 17-18 वर्षों से शिक्षकों के दिमाग में एक भाव बैठा हुआ है कि अब जाके मुझे अपने जिला से अपने गृह जिला में जाने का मौका मिलेगा, या मैं 300 किलोमीटर पे हूँ, कोई महिला है अपने दूर में अगर कहीं पदस्थापित है उसको घर जाने का मौका मिलेगा, या जो बीमार है उसको घर जाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह की पॉलिसी जब बनी और पॉलिसी बनने के बाद 6 महीना हो गए और आज आप कह रहे हैं कि हम 11,000 लोगों का ई शिक्षा पोर्टल पे उनको दिखेगा। सवाल आपका बिल्कुल ही सही था कि आखिर उनको ही क्यों दिखेगा, यानी कि कहीं ना कहीं कोई बात है, कोई प्रश्न है। बहुत सारे शिक्षकों का यह सवाल भी लगातार आता है कि सर हमारा भी दूरी के आधार पे था। जब दूरी के आधार पे आप कर रहे हैं तो बाकी 11,000 लोग ही आपको दूरी के आधार पे हैं कि आपने जो डाटा दिया था 80,000 महिलाओं को दूरी के आधार पे आपने दिया था। पति पत्नी में आपने बताया कि 15,000 लोग हमारे पति पत्नी में हैं। 90,000 पुरुष शिक्षकों को आपने कहा कि दूरी के आधार पे है। इस तरह से डाटा जो आपने बनाया, 6,000-7,000 लोगों को आपने कहा कि मानवीय आधार पे लोग हैं। तो आपके ही डिपार्टमेंट ने डाटा बनाया तो 1,90,000 लोगों का उन लोगों ने डाटा बनाया और 1,90,000 में 6 महीना में 2 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सरकार चुनाव में चला जाएगा। और जिस रफ्तार से आपकी प्रक्रिया चल रही है वह प्रक्रिया संतोषप्रद नहीं है। उस प्रक्रिया में कहीं ट्रांसपेरेंसी स्वरूप नहीं दिख रहा है। उनके नाम के डाटा को आप पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं, जो चिंता का विषय है। दूसरी बात संतोष जी मैं बताना चाहता हूँ, स्थानांतरण ये तो TRE 1 TRE 2 विशिष्ट शिक्षक का था। हम लोगों ने देखा ANO NCC वाले लोग, जो भारत सरकार इतनी राशि खर्च कर रही है, सवाल उठाए सरकार। अभी युद्ध के समय में हम सवाल उठाए कि भाई NCC तो आपका ये अभी जो आप कैडेट खोज रहे हैं, तो आप तो NCC का जहाँ से सेना के प्रति या अनुशासन के प्रति बच्चों में, छात्रों में भाव पैदा लेता है, उस स्कूल को आप बंद किए हुए हैं। सारा दानापुर में जो NCC के जो सीनियर अधिकारी हैं लगातार आपसे पत्राचार कर रहे हैं कि आप उन स्कूलों में जो हमारे ट्रेंड शिक्षक थे जिनको हमने NCC के ट्रेनिंग दिया, उनको कम से कम NCC वाले स्कूल में भेज दीजिए। कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आज की परिदृश्य में NCC का कैडर को हम लोग लगे तो 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, 2 साल की स्वीकृति हुई, लेकिन जो शिक्षक भी अगर मान लीजिए चले गए, अगर TRE 1 या 2 में सरकार ने ही कहा था कि आप राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा दीजिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कहने के बाद ही ये लोग गए थे और उन विद्यालयों में इन लोगों ने योगदान किया। तो शिक्षा विभाग के पास तो उनका डाटा होना चाहिए कि किस विद्यालय की किस यूडैस कोड में हमारा NCC का प्रोविजन है कि नहीं है, और वैसे शिक्षकों की सूची बनानी चाहिए और वैसे शिक्षकों की सूची बना के और उन्हीं विद्यालयों में उनकी पदस्थापना होनी चाहिए जिस विद्यालय में NCC की क्लासेस चलती है। लेकिन आज की परिदृश्य में मुझे तो लगता है कि पता नहीं विभाग के पदाधिकारी क्या सोचते हैं, क्या सोच के यह नियमावली बनाते हैं कि या तो उनको याद नहीं रहता है कि NCC की भी व्यवस्था हमारे यहाँ राज्य सरकार में बनी हुई है और भारत सरकार के इतने पैसे उसमें खर्च हो रहे हैं। उनके लिए भी हम लोगों ने कहा, कई बार मैंने लिख के भी दिया, मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपर मुख्य सचिव को भी कहा कि आप कम से कम NCC वाले प्रोविजंस को भी शामिल कीजिए। चलिए आपने मानवीय आधार को शामिल किया, लेकिन अभी जो दूसरी संतोष जी आपको बताना चाहेंगे कि आज की परिदृश्य में आप देख लीजिए कि 550 लोग
जो नियमित प्रधानाध्यापक लोग हैं उसको यह शिक्षा विभाग भूल गया है। वह समझ ही नहीं रहा है कि ये हमारे भी कर्मी हैं, हमारे यहाँ कार्यरत हैं। और वैसे जो नवचयनित प्रधानाध्यापक लोग हैं उनकी संख्या 550 है। और आज की परिदृश्य में कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल या 2 साल की सेवा हार्डली बची हुई है। कोई हार्ट का मरीज है, कोई किडनी का मरीज है। 163 लोगों का दरखास्त जो है शिक्षा विभाग में पड़ा हुआ है। और बार बार मैंने कहा, मैंने जाके निदेशक को भी कहा, उन लोगों ने कहा कि मैं सूची बना दिया हूं। सूची बन के जो है अपर मुख्य सचिव के पास में गया। अब वहां से नई बातें सामने आई कि चलिए इसमें अब हम लोग जो है कि फिर से वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे। तो 168 लोगों के बारे में भी आपका डिपार्टमेंट यह कर नहीं पा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिख के कई लोगों का फॉरवर्डिंग लगा के दिया है। तो आपके यहाँ बैठे हुए अधिकारी या मुफस्सिल के पदाधिकारी या आपकी पूरी टीम क्या कर रही है? सही बात। क्या उन विषयों को, उन दरखास्तों को नहीं देख रही है? एक तरफ आप आते हैं पब्लिक डोमेन में और कहते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो आप यह बताइए कि 7 लाख आज के डेट में शिक्षक पूरे बिहार में हैं। अगर नए पुराने और जो आने वाले जो नए TRE 3 के भी जो लोग हैं उनकी भी पदस्थापना हो गई है। अगर टोटल जोड़ी जाए तो संख्या 7 लाख है। और 7 लाख पूरे बिहार में अगर संख्या हो रही है और उसमें 1,90,000 वहाँ लोगों ने दरखास्त दे के रखा है, फिर पदस्थापन की प्रक्रिया आपकी चल रही है। चलिए इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पुराने जो नवचयनित प्रधानाध्यापक हैं उनके दरखास्त आपके पास पड़े हुए हैं, ANO-NCC वाले के दरखास्त आपके पास पड़े हैं। तो एटलीस्ट कम से कम बैठ के आपको यह विचार करना चाहिए, डिपार्टमेंट में आपको समय देना चाहिए। आप तो संतोष जी तो ट्रांसफर की बात, दूसरी बात यह है कि यह डिपार्टमेंट अभी तक वेतन नहीं दे पाया है। सही बात। ये समझिए कि इतने चिंता का विषय है कि आज की परिदृश्य में अगर सक्षमता 1 और सक्षमता 2 वाले जो हैं आज रोज फोन करते हैं, आप बेसिक पेमेंट कर दिए, मार्च से हम जल्दबाजी में हैं। अरे भाई अब उनको कब पेमेंट मिलेगा? उसकी भाई मई, अब समझिए मई खत्म होने वाला है। अब अभी तक वेतन का कहीं कोई 1 महीना दे दिए, हो गया। सक्षमता 2 वाले को कहीं पता ही नहीं है। लगभग 2 लाख तो वही लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसमें संतोष जी हम तो कहेंगे कि राज्य से जब भी यह VC होता है या कोई गाइडलाइन चिट्ठी निकाली जाती है, जैसे हुआ कि लोगों को प्राण जनरेशन करना है, तो प्राण जनरेशन कराने का प्रशिक्षण भी तो आपके जिला के कार्यालयों को देना पड़ेगा। आपके जो नीचे बैठे हुए जो कर्मी हैं उनको भी बताना पड़ेगा। शिक्षक क्या जानता है कि क्या टेक्निकल चीज है, उसमें किसी का नंबर छूट जाता है। HRMS में प्रॉब्लम हो रहा है, अब भाई मोबाइल नंबर प्रॉब्लम, अरे भाई सॉर्ट आउट कौन करेगा? अब बताइए, जिस लोगों को यह NDA की सरकार, सुशासन की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी रूप में काम कर रही है, और उन्हीं सरकार की यह ऐसे मुफस्सिल के पदाधिकारी बैठे हैं जहां 5 महीने से पूरे बिहार के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। उनके सामने ऐसी तबाही की स्थिति बन गई है कि वह चिंता का विषय उनको बना हुआ है। किराने वाले उनके घर पे खड़े हैं, लोन वाले उनके दरवाजे पे खड़े हैं, विद्यालय से जो है उनके बच्चों का। वो तो आनंद जी, ये जो नेता टाइप भाषण देते हैं कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक अधिकारी को वेतन नहीं। वेतन आपके कहने से उसको ट्रेजरी से सब महीने आप रोके हैं क्या? आप किसी ट्रेजरी को लिख कर दिए हैं कि इसको वेतन नहीं देना है? बिल्कुल है, बिल्कुल। मतलब खाली नेता की तरफ बयान। हम ये सवाल है ये कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब जिला अलॉट करने में 5 महीना लगाए हैं कि हम जिला अलॉट कर रहे हैं। अब भाई वो, और अंतिम बार जब तमाम सूची में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ आई, कुछ न कुछ चीज़ें सामने आए, बहस शुरू हुआ, भाई पटना हम होल्ड किए हुए हैं, पटना में बहुत सारे लोगों को, और पटना में चुपचाप अंदर से पोस्टिंग पर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। तो हम लगातार उसको दिखा रहे हैं कि कैसे आप पटना में पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, और अब जो भी होगा वो मैन टू मैन होगा, ऐसा कहीं थोड़ी हुआ है। शिक्षा विभाग में ये जो सिस्टम आप पैदा कर रहे हैं, अब तो सब लोग कह रहे हैं कि लाख रुपया लेकर पोस्टिंग करने का, हमको चॉइस पोस्टिंग कर रहा है, लाख रुपया दो, हमको चॉइस जगह पर हम पोस्टिंग कर देते हैं। अब तो ये जो चर्चा होनी शुरू हुई है, बदनामी तो नीतीश कुमार की हो रही है। बिल्कुल हो रही है, सही बात है संतोष जी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने कहा कि इतने बिहार में जो 13 करोड़ आबादी है,
तो 13 करोड़ की आबादी में अगर प्रैक्टिकल रूप से या इनप्रैक्टिकल रूप से हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं 5 करोड़ की आबादी जो है वह किसी न किसी माध्यम से जरूर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हाँ। या उनके किसी के दादाजी रहे या पिताजी रहे, भाई रहा, जो भी रहा, कहीं ना कहीं से वो डिपार्टमेंट से लोग जुड़ा रहा। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन विकास विभाग इतना बड़ा है, पब्लिक डोमेन में सारी बातें रहनी चाहिए, लेकिन आज की परिदृश्य में जिन विषयों की चर्चा उनको करनी चाहिए या होनी चाहिए शिक्षा विभाग में, उन विषयों की चर्चा ग्रास लेवल पे कभी नहीं होती है। मैंने तो देखा आज की परिदृश्य में अगर कोई भी परेशानी होता है तो एक मुख्य मुफस्सिल के पदाधिकारी उठा के बात को कह देते हैं कि इसके दोषी बिहार के शिक्षक हैं। अब बताइए कि बिहार में पलायन हो रहा है तो महाशय कह रहे हैं कि शिक्षक दोषी है। आप यह नहीं सोच रहे हैं कि आज की परिदृश्य में आपको यह विचार करना चाहिए, जब यह सुशासन की सरकार इतनी बड़ी राशि जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में राशि खर्च कर आप शिक्षकों को कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए, और उनके ही विद्यालय में आप प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपने बनाया है आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचनाओं से चलिए एक प्रोविजन अच्छा हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने एक पोर्टफोलियो लाया और उस पोर्टफोलियो के माध्यम से कई विद्यालय भी बने, और पहले की भी परिपाटी थी कि आधारभूत संरचना से लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन आप ही बताइए कि उन प्रक्रियाओं को आज भी कॉम्प्लिकेटेड बना के क्यों रखा गया है। सही बात। अरे अभी एक लड़की शिक्षक मिली हमको एक जगह, बोली सर 1 लाख से अधिक का सामान लेबोरेटरी में रखा हुआ है, बंद कमरा में बंद रखा हुआ है, कोई नहीं, बस सामान लेते चलिए, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बच्चों को कैसे हम पढ़ावे, कोई स्पेस नहीं, कोई जगह, 2 कमरा है, खोल दिए इंटरमीडिएट तक। तो अभी 30-30 शिक्षक एक स्कूल में है, न विद्यार्थी है न पढ़ाने का संसाधन है, तो कर क्या रहे हैं भाई आप। बिल्कुल सही बात है ना, उनको बैठने की व्यवस्था है ना, क्लासरूम की व्यवस्था है। यहाँ आप चर्चा कर रहे हैं कि हम बिहार के बड़े प्राइवेट स्कूल की ओर जाना, मतलब प्राइवेट स्कूल से हम लोग तुलना भी कर रहे हैं। आज की परिदृश्य में इन पदाधिकारियों के बच्चों को ही उठा के देख लीजिए, सब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि हम गरीब के बच्चों को ले आएंगे, तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। हम तो सुनते ही हैं हर शनिवार को आपकी बात, मन की बात। तो मन की बात जो हम लोग सुनते हैं, तो उसमें आपकी समान स्कूल प्रणाली का विजन क्यों नहीं आता है। क्यों नहीं आप कहते हैं कि बिहार का चीफ सेक्रेटरी का बेटा होगा, आज चाहे प्रधान सचिव का बेटा होगा, उस सब की शिक्षा जो होगी आज के परिदृश्य में सरकारी विद्यालयों में होगी। आप वैसे विद्यालय बनाने की परिकल्पना क्यों नहीं करते हैं। आप यह बात पे फोकस करते हैं कि गरीब के बच्चे को आप विद्यालय में ले आइए, नहीं आता है तो नाम काट दीजिए। तो उनके बच्चों को भी क्यों नहीं ला रहे हैं, डॉक्टर के बेटे को क्यों नहीं ला रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को क्यों नहीं ला रहे हैं। जब 7 लाख शिक्षकों के ऊपर बिहार यह गर्व महसूस करता है, और हमारे शिक्षक जब पढ़ाते हैं आप उनको समय पे वेतन नहीं दे पा रहे हैं, तो आज की परिदृश्य में आपको उन सरकारी विद्यालयों को भी समान स्कूल प्रणाली, जो प्रोफेसर मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उन समिति के प्रतिवेदन रिपोर्ट को आपको लागू करना चाहिए बिहार में। और उन्होंने सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया। आप बैठिए हम लोग के साथ, आप बैठिए, शिक्षा में हम लोग से राय लीजिए, चर्चा लीजिए, बात कीजिए। हम लोग बताते हैं किस तरह के विद्यालय बनने चाहिए, क्या प्रयोगशालाओं के कक्षाओं के निर्माण के लिए उनकी क्या सुविधा होनी चाहिए। आप स्मार्ट क्लासेस की चर्चा आप कर रहे थे, मैंने सुना, मैंने देखा, अच्छा लगा। तो स्मार्ट क्लासेस तो उनके सारे गाइडलाइन में बने हुए हैं कि किस स्वरूप में कक्षा होना चाहिए। एक बात और अच्छी लगी कि आपने कहा कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए टेबल बेंच की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो चलिए, अच्छी बात है, ये आपने सोचा है, या आप इसको जल्द से जल्द स्वरूप में ले आइए। लेकिन उन कक्षाओं में जो छोटे बच्चे हैं उनके खेलने की भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। शारीरिक जो हमारे शिक्षक हैं उनके विषयों को भी आपको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि तनाव मुक्त होके एक स्वरूप में जाके खंड खंड में शिक्षकों को विभाजित नहीं कीजिए। आज की परिदृश्य में सबसे बड़ा धर्म संकट जो बिहार के शिक्षकों के सामने है संतोष जी, देखिए हर आदमी काम करता है तो वह सोचता है कि कहीं ना कहीं से मुझे रिवार्ड मिले, और रिवार्ड के लिए लोग काम करते हैं। और आज चलिए, मैं तो धन्यवाद देता हूं, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने लगातार प्रयास किया था कि इन पंचायती व्यवस्था से शिक्षकों को अलग किया जाए, और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो हम लोगों के कहने पे उन लोगों ने एक निर्णय लिया
और आज की परिदृश्य में ये सारे नियोजित शिक्षक पंचायती राज व्यवस्था से अलग हो गए। लेकिन हम तो यह सोच के भी चिंतित हैं आज के परिदृश्य में कि जो वेतन की जो प्रोविजंस जो बनाए गए हैं उस पे कई बार जिला कार्यालयों ने लिखित रूप से आपको दे दिया। जिला कार्यालय ने कहा कि आप जल्द से जल्द हमको फिक्सेशन कर दीजिए, आप जल्द से जल्द हमारी वरीयता का निर्धारण कीजिए, लेकिन आपका कार्यालय आज भी जो है एक आदेश निर्गत नहीं कर पा रहा है कि क्या मूल रूप से उनका वेतन होना चाहिए, किस रूप में उनका फिक्सेशन होना चाहिए। बार बार ये मांग रहा है। मैंने देखा गोपालगंज जिला ने भी स्पष्ट रूप से पत्र लिख के मांगा है। आपके विभाग में मैं देख रहा हूं, पहली बार संतोष जी मैं देख रहा हूं इस कार्यकाल में कि माध्यमिक निदेशक का काम जो है प्राइमरी निदेशक कर रहा है। ये भी विचित्र क्या कहें योगेंद्र जी से प्रॉब्लम है इनको तो हर काम करने वाले आदमी से प्रॉब्लम है। अब बताइए कि आज की परिदृश्य में जब आपके इतने निदेशालय बने हुए हैं और हर निदेशालयों का कार्यभार अलग से तैयार किया गया है, तो ये भाई कौन स्वरूप है कि प्राइमरी सेकेंडरी का काम जो है प्राइमरी करेगा और हायर का काम भी सेकेंडरी करेगा। ये तो विचित्र स्थिति बनी हुई है, उत्पन्न करके आपने रखा है। तो उनके जो अधिकार क्षेत्र है, उनके अधिकार छात्र प्रधानाध्यापक का पदस्थापन का आप देख लीजिए। आज की परिदृश्य में 6 महीना से चाहे वो HT हो चाहे वो HM हो, दोनों पदस्थापन लटका हुआ। मैं तो 26 तारीख को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था और मैंने उनको इन प्रैक्टिकल भी सारी बातों की चर्चा मैंने कही थी और किया भी था। उनके ही आदेश के बाद उन्होंने अपने सचिव अनुपम जी को कहा, मैं जाके भी मिला था और अपर मुख्य सचिव को भी मैंने लिखित रूप से सारी बातों को दिया था। आज की परिदृश्य में जब आप यह कह रहे हैं कि उनका कैडर प्रमंडल है, तो प्रमंडल कैडर है और वेतन भी अल्प है। तो प्रमंडल कैडर में एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं, तो आपको यह भी विचार करना चाहिए कि उनके लिए कम से कम आपको सहूलियत लाना चाहिए कि जब प्रमंडल में आपने जिला ले लिया तो विचार करना चाहिए कि चलिए भाई हम प्रखंड का भी विकल्प हम लोग लें। उसकी स्वरूप आपको तैयार करनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है शिक्षा विभाग में। मेरा बार बार सवाल यही रहता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई। सब आपके तमाम निर्णय का असर 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। आनंद जी, ये साफ है बिल्कुल। और नीतीश जी के सबसे करीबी अधिकारी अभी शिक्षा विभाग देख रहे हैं, लेकिन जितनी बदनामी अभी शिक्षा विभाग की हो रही है, आप खुद शिक्षक नेता हैं, छात्र से लेके शिक्षक से लेके और शिक्षक से छात्रों के पिता तक सब लोग कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है। रोज़ नई नई चीज़ें आप लागू कर रहे हैं, नई नई बातें आप कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगर अपने मन स्थिति में होते तो इनका मजाल था कि मन की बात ही हर सप्ताह, किसी सेक्रेटरी की औकात है कि मीडिया में आके जब से मन की बात कर लें। और ये क्या आपके मोबाइल पर आपका ट्रांसफ़र की सूचना दी जाएगी, ये कौन सा ट्रांसपेरेंसी है? यही सवाल तो हम आपसे कर कि एक भाई देखिए क्या हो रहा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि इस तरीके से शिक्षा विभाग कैसे चलेगा? सही बात है संतोष जी, यह तो चिंता का विषय भी है और हम लोग तो लगातार सरकार से भी जो भी बातें होती है उस बातों को वहाँ तक हम लोग सब बात को पहुँचाते रहे हैं। या शिक्षा मंत्री हो, मंत्री स्तर तक हो या मुख्यमंत्री स्तर तक हो, जब भी गड़बड़ियाँ होती है उनकी सवालों को, उनकी बातों को हम लोग पहुँचाते हैं। लेकिन मेरा एक भी दरख्वास्त है, सरकार से भी यह दरख्वास्त है कि सरकार को इन विषयों पे चिंता करना चाहिए कि आज की परिदृश्य में आप दरखास्त लेके बैठे हुए हैं, आवेदन लेके 6 महीना से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कल की परिदृश्य में कहिएगा कि मैंने सरकारी कर्मी कर दिया और शिक्षक मुझे वोट नहीं दिया। ये बात की चर्चा होने लगेगी चुनाव के बाद। लेकिन यह कोई चर्चा नहीं करेगा कि एक ऐसे अधिकारी को आपने बैठा दिया जिसने सरकार ने नियमावली बनवाई और उस नियमावली को साल भर तक लटका के वैसे पदाधिकारी ने रख दिया। आप ऐसे पदाधिकारी को बैठा दिए कि 6 महीना अपने ही वेतन लेने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। और यह सारा गुस्सा जो है कि सब वोट का गुस्सा जो है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो हम लोग तो कहेंगे कि सरकार के स्तर से जितने भी उच्च स्तरीय लोग हैं उनको इन बातों को चर्चा करनी चाहिए, गहन चिंता करनी चाहिए और यह विचार भी करना चाहिए सरकार के पास में राशि पर्याप्त है और राशि रहने के बाद वेतन नहीं जा रहा है, ये बड़ा असंतोषजनक बात है। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि इन विषयों पे विचार कीजिए और शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं,
जिनको आपने सरकार ने नियमावली में बना दिया, प्रोन्नति का मसला है। ये कोई नई शब्द नहीं है, आप चिंतित मत होइए कि ये नई शब्द है, हमारे लिए कोई नई बात आ जाएगी। या 2020 की नियमावली पढ़िए तो साहब आप निकाल के कि 2020 की नियमावली में क्या या तो नियमावली पढ़ते ही नहीं है, अपना एक अलग से अध्यादेश जारी कर देते। चलिए इस बातचीत को अब यही खत्म करते हैं, लेकिन चलते चलते एक जानकारी आपको दे दें। देखिए इस ट्रांसफ़र को लेकर हम थोड़ा दिनों के लिए हम चुप्पी साध रखे थे कि भाई जिस तरीके से महिलाएं के आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी, मौत हो रहा था, हमें भी लगा नहीं अब जैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन जो स्थिति अब सामने आ रही है, ऐसे में अब तो आवाज़ उठेगा। और इस आवाज़ का अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी पर नए सिरे से विचार होने लगे तो फिर हमको दोष मत दीजिएगा, क्योंकि अब कुछ चीज़ें उसी दिशा में बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री तक भी ये सूचना जानी शुरू हो गई है कि सिद्धार्थ विभाग में कर क्या रहे। चलिए इस टॉक टू संतोष को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।